अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज ही हम बात करेंगे जरा गिलगित बल्तिस्तान की। वहां पे इलेक्शंस हुए हैं और आज इलेक्शंस के फौरन बाद ही पता लगा कि जी पीटीआई आगे है और उसके ऊपर पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है वो काफी नाराज है और उनका ख्याल है कि इलेक्शन चोरी किया गया है। जैसे कि 2018 में चोरी किया गया था, बिल्कुल उसी तरह से उनका दावा है कि चोरी किया गया है। लेकिन साथ साथ थोड़ा सा आपस में भी पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन का झगड़ा देखने में आया है। इसके अलावा इलेक्शंस जहाँ पे हो रहे हैं वहां पे भी लोग जो है वो कुछ तो खफा हैं और कुछ जश्न मना रहे हैं पीपल्स पार्टी वाले। इसके अलावा हम बात करेंगे जी खादिम हुसैन रिजवी की, जो फैजाबाद में फिर आके बैठ गए और दोबारा 2 दिन से इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मोबाइल सर्विसेज बंद हैं, इंटरनेट बंद है। सिर्फ और सिर्फ ऑफिस या घर में अगर किसी ने वाईफाई लगाया है तो वो चल रहा है, वरना मोबाइल फोन्स कंप्लीटली 2 दिन से बंद है। कोई इमरजेंसी हो जाए, किसी को हॉस्पिटल जाना हो या किसी किस्म की कोई बात हो, हम नहीं कर सकते। कंप्लीटली इन्होंने जो सस्पेंड किया हुआ है गवर्नमेंट ने, और साथ ही उनके साथ बात की जा रही है। और उनका कहना यह है कि जी जो फ्रांस के एम्बेसडर हैं पाकिस्तान में, उनको फौरन मुल्क से निकाला जाए, जो कि एक अजीब और गरीब सी डिमांड है। इस पे हम बात करेंगे। हमारे साथ तारिक फतेह साहब हैं, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, ऑथर भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं। हम उनसे बात करते हैं। रिसेंटली उन्होंने एक आर्टिकल भी लिखा था गिलगित बल्तिस्तान पे। बहुत शुक्रिया सर कि आपने थैंक ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू, शुक्रिया। जी सर, कहाँ से आप शुरू करेंगे? आपको पहले आपके आर्टिकल की बात ये बोलते हैं। देखें, ये गिलगित बल्तिस्तान के अंदर झगड़ा करना ऐसी बात है कि चोरी के बाद जो कई चोर होते हैं वो सामान के लूट जो है उस पे झगड़ा कर रहे हैं। ये तो आपके मुल्क का हिस्सा ही नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान एक कैप्टन था जो गिलगित स्काउट्स का हेड था, जो महाराजा आपके जो थे जम्मू कश्मीर के, उसका वो वहां था इंचार्ज। एंड ही सिंगल हैंडेडली उसने वो पूरा एरिया पिशावर में, जो ब्रिटिश आर्मी का उस वक्त 47 के अंदर इंचार्ज था, उसके हवाले करके, और ये एक्सचेंज हुआ था। ये पाकिस्तान को पता भी नहीं था कि इस वक्त हो रहा है। ये इनके हाथ में मुफ्त में इनको माल मिला और उसके बाद से आज तक इन्होंने उस एरिया को ट्रीट ऐसे किया। एक तो वहां बदनसीबी से शिया ज्यादा हैं, तो वो पहले ही ऐसे समझा जाता था। फिर वहां का कल्चर, जबान सारी लद्दाख से मिलती है। वो उनका कोई ना स्क्रिप्ट ऐसा है जो पाकिस्तान में कोई जानता है, बल्कि स्क्रिप्ट ही अलग है। वहां की हुंजा और नगर और गिलगित, इन इन सब की पुरानी वो हैं, तारीखें हैं। और इनका ज्यादा लेन देन तिब्बत और उस साइड पे होता था। इनका हिंदुस्तान से कोई वास्ता भी नहीं था। ये तो ब्रिटिश इंडियन आर्मी या ब्रिटिश फोर्सेस रूस को इंडिया की तरफ रोकने के लिए वो एरिया लिया हुआ था। और हैंडओवर भी ब्रिटिश ऑफिसर्स को किया, ताकि कोल्ड वॉर में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, जो रेड आर्मी बिल्कुल वक्खन पेनिनसुला के पास आ गई थी, कि वो अंदर ना आ सके। एंड पाकिस्तान भी क्रिएट इसीलिए हुआ था कि बफर स्टेट हो, लेकिन ये खास तौर पे ये एरिया वाज कंसिडर्ड वेरी डेंजरस। तो ये एरिया है ही स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिसके महाराजा ने अकॉर्डिंग टू द इंडिपेंडेंस इंडिया एक्ट अपने स्टेट को, जिस तरह खैरपुर या भावलपुर के स्टेट्स और स्वात ने पाकिस्तान ज्वाइन किया, इन्होंने इंडिया ज्वाइन किया था। एंड ये अब तक मेरे ख्याल से पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आती, कि वो समझते हैं कि मुस्लिम पॉपुलेशन है तो इसीलिए हमारे पास होना चाहिए। अरे भाई, मुस्लिम पॉपुलेशन है तो पहले बांग्लादेश को तो क्लेम करें ना आप। जहां पाकिस्तान की मूवमेंट बनी, जहां उसका फाउंडेशन था, जहां हुसैन शहीद सोहरावर्दी का एरिया था, जो वाहिद एरिया था पूरे इंडिया में जिसने पाकिस्तान के लिए वोट किया 46 के इलेक्शन में। यानी प्राइम मिनिस्टर कहलाया जाता था बंगाल का। और कहीं भी नहीं मुस्लिम लीग जीती, सिवाय उन सीटों के जो यूपी, सीपी, बिहार, मद्रास ये कहलाई जाती थी। सिंध में भी एक जीएम सैयद का वोट था, पंजाब में तो मुस्लिम लीग जीती नहीं थी। तो आप सोचिए कि हमारा क्लेम गिलगित बल्तिस्तान पे है, और जिस
जहां पाकिस्तान की बुनियाद रखी, यानी ढाका शरीफ और ईस्ट बंगाल जिसे कहते थे, उस पे हमारी कोई नजर ही नहीं है। आप देखेंगे कि किसी पाकिस्तानी सियासतदान को ये परेशानी नहीं कि भैया वो जो पाकिस्तान का हिस्सा था मेजॉरिटी का, वो कब मिलेगा हमें वापस। तो इस आप सोचिए हिपोक्रेसी में पूरी कौम लगी हुई है कि पीपीपी इलेक्शन लड़ रही तो पीटीआई जीत गई, इससे क्या फर्क पड़ता है? आपके कॉन्स्टिट्यूशन में ये आपके मुल्क का हिस्सा नहीं है, और बगैर कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किए हुए पहले जरदारी साहब ने कुछ कर दिया, फिर लेजिस्लेटिव असेंबली। कहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली? वहां तो चाइनीज अपनी प्राइवेट दुकानें चला रहे हैं, कारोबार कर रहा है वहां। चाइना के जो जेल खाने हैं वो बन रहे हैं ताकि फ्री लेबर मिले चाइनीज कंपनीज को। तो पूरा मुल्क लुट रहा है उसके अंदर, इस इलेक्शन के अंदर। अगर मैं तो ये भी हैरान हूं कि पीडीएम की तरफ से एक लिस्ट होनी चाहिए थी कैंडिडेट्स की, वो यहाँ ही नहीं। पीपीपी और आपके पीएमएल साथ मिलके लड़ सके तो बाकी पाकिस्तान में क्या ये करेंगे? तो ये अब तक पाकिस्तान ही नहीं हमें समझ में आया कि क्या चीज है। गिलगित बल्तिस्तान का कहां से ताल्लुक आ गया? अब तो ये बल्कि एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं, पीएमएलएन वाले कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी से तो कराची में कचरा साफ नहीं हुआ, तो इन्होंने क्या करना है गिलगित बल्तिस्तान में। और इनके आपस में ही मतलब जिस वो चली थी जो यूनिटी लेके जो चले थे वो खत्म नजर आ रही है। खैर मुझे आई ट्रस्ट मरियम नवाज, शी इज अ फार मोर मेच्योर और समझदार पॉलिटिशियन है। शी आउट क्लासेस मेनी अदर्स। और भी लोग हैं जैसे अख्तर मेंगल वगैरह हैं, पंजाब से भी कई पॉलिटिशियंस हैं जो हैं। ये एट द ग्राउंड ये मसला है कि आप हैं कौन। पहले ये तो तय करें कि ये कि आप गिलगित बल्तिस्तान को खुशी से पांचवां सूबा बनाना चाह रहे हैं। आपका जो आजाद जम्मू आजाद कश्मीर है उसका प्रेसिडेंट जो है ही इज सबसर्विएंट टू होम सेक्रेटरी ऑफ सिटिंग इन इस्लामाबाद। वहां के लोगों की जबानें आपने खत्म कर दी, कोई बोल नहीं सकता। पूरे पाकिस्तान एरिया जो कंट्रोल्ड है इसमें शायद एक आध आदमी कश्मीरी जबान बोलता हो और कोई आपको नहीं मिलेगा। तो ये बेकार की बातें करने से बेहतर ये कि पहले आप अपने आप को रिस्ट्रक्चर करें कि व्हाट इज आवर पर्पस। 1972 का कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसको इस्लामाइज किया ज़ियाउल हक ने, किसी ने अपोज नहीं किया। आपकी खाना जंगी हो रही है बलूचिस्तान के अंदर, हजारों बच्चे मर गए इस चक्कर के अंदर, उनको किडनैप किया जा रहा है। सिंध में भी यही हाल है। और जाके हिंदुस्तान से झगड़ा करने की बात कर रहे हैं। अब क्या करेंगे आप? कितनी दफा ये चांस लेंगे? हमारी जिंदगी के अंदर 1948 से लेके आज तक कितनी दफा, 1965 में क्या मजाक बना, 71 में क्या हुआ, कारगिल में क्या हुआ, अब भी बैठे धमकियां दे रहे होते हैं। वो एक कौन से फॉरेन मिनिस्टर हैं आपके जो अपने आप को बहुत बड़े अरब समझते हैं कि डायरेक्ट शाह महमूद कुरैशी। हाँ, वो किसी से कम है ही नहीं, वो डायरेक्ट प्रॉफिट की फैमिली से आए हैं। आप अंदाजे लगाइए इस दौर में लोग इस बात पे कैश कर रहे हैं कि हमारा डायरेक्ट कनेक्शन है प्रॉफिट मोहम्मद से, उसको वो कैश कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं इंडिया को। अरे खुदा का खौफ करो, कितने मॉर्टर मारोगे? यू कैन नॉट फाइट इंडिया, यू हैव ट्राइड इट। अब आप चीन को ठेका दे रहे हैं कि आप वो इंडिया पे अटैक करें। किस किस्म का मुल्क बन गया है? इसमें गिलगित बल्तिस्तान को छोड़िए, जो बाकी हिस्से हैं उनके अंदर मिडिल क्लास जो है, जो इंटेलिजेंसिया है, जो लिखती पढ़ती है, क्या वो सोचती नहीं है कि ये क्या हमारे साथ हुआ, क्या कि ये टू नेशन थ्योरी कहीं अप्लाई नहीं हो रही? तो जब आपका फाउंडेशन डॉक्यूमेंट टू नेशन थ्योरी फेल है तो बाकी आपको जम्मू कश्मीर में घुस के श्रीनगर लेने का क्या शौक है? कौन सी नेशन को आप वहां एक्सेप्ट करेंगे? किस 1947 की जो इन्वेजन थी स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर की, उस जमाने के तालिबान को आपने भेजा और क्या बेड़ा गर्क हुआ वहां? या 48 के अंदर बलूचिस्तान में भेज के आज तक जंग चल रही है। ये हमें यही नहीं पता कि हमारे गुनाह क्या हैं और हमें सजा क्या मिलनी चाहिए, या हम किस बात की माजरत करें, माफी मांगे तारीख से कि अरे मिलियंस मर गए हमारी जहालत के अंदर।
क्या पार्टीशन नहीं होता तो ये हशर होता? इस पे भी तो कुछ सवाल करे ना। बट ठीक है कि लोग समझते हैं कि अरे भाई ये तो पाकिस्तान के दुश्मन है, तारिक फता वहां से बैठे बकबक कर रहा है। ये बात नहीं है। आपका अमल क्या है? इफ यू आर अ मुस्लिम देन व्हाई आर यू नॉट टेलिंग द ट्रूथ? ये कैसी बात है कि दीन आपका सिखाता है कि हर लेवल पे सच बोलो, और अमल आपका ये है कि किसी लेवल पे आपसे सच एक्सपेक्ट ही नहीं किया जाता। लोग समझते हैं तो पाकिस्तानी है तो झूठ बोलेगा, इसका वीजा झूठा होगा, इनकम टैक्स झूठा होगा, इसके हर चीज झूठी होगी। ये अपनी उम्र 3 बर्थडेज इसकी होंगी, एक अम्मा ने रखी है, एक स्कूल के लिए रखी, एक शादी के लिए रखी। यानी व्हाई आर वी इन दिस डिस्कोर्स? इंडिया से क्या आपने अलग मुल्क बना के क्या हशर किया? तो इस पे जब तक सीरियस अंदाज में आपके जो लीडर्स हैं वो नहीं सोचेंगे। देखिए बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये हुई कि पहली बार किसी पंजाबी सियासतदान ने पंजाबी में बात की। ये इतने शर्मिंदा लोग हैं कि आज तक 73 इयर्स में किसी ने अपनी माँ बोली में बात नहीं किसी को की थी। जब ये जो नवाज शरीफ की बेटी हैं, शी इज द फर्स्ट टाइम समबडी स्पोक। ये कैसा मुल्क बनाया आपने कि बंगाल में जाके आपने कह दिया बंगाली है हिंदुओं की जबान है, और पंजाब में कह दिया कि पंजाबी सिखों की जबान है, इसीलिए दोनों जबानें खत्म कर दें और उर्दू चलेगी यहाँ पे। तो जो खिचड़ी बनी है उसको बर्दाश्त करें आप। ये आजाद कश्मीर से लेके इंडिया पे कब्जा करना और इंडिया को धमकी देना कि आप हैं टेररिस्ट। पूरी दुनिया जानती है कि माशाल्लाह बिन लादेन और ये सारे आयमन जवाहिरी और वो तालिबान का लीडर क्या था, ये सब यहीं पले बढ़े। पीटीएम के एमएनएस को आप एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस नहीं जाने देते। तो जब एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं हिल सकता अपनी जगह से दूसरी जगह, तो क्या है? आपने गफ्फार खान जो चीफ मिनिस्टर था फ्रंटियर का, उसको क्या ज्यादती की उसके साथ। सारी जिंदगी वो जेल में गुजर गया, मरने के बाद उसने कहा इस धरती पे मुझे आप नहीं दफनाइए, वो जलालाबाद में जाके दफना। वी हैव टू थिंक ऑफ ऑल दीज थिंग्स ऑल द टाइम, वरना ना आपकी कोई सुनेगा, चाहे बाइडेन हो या ट्रंप हो या कोई भी हो, शाह ईरान हो, आयतुल्लाह खुमैनी हो, किसी किस्म का। आप जिस तरह सऊदी अरेबिया ने आपको ठुड्डे मार के निकाला है ना, ये आपका हर जगह हशर होगा, क्योंकि आपका झूठ सबको समझ में आता है। पहले शायद नहीं आता था लेकिन अब समझ में आने लगा है। तो सर आई पंजाबी होप से मुझे याद आया कि वो खादिम हुसैन रिजवी आजकल फिरा के धरना दिया ना, पंजाबी से मुझे याद है, पंजाबी में वो हर तरह की गालियां निकाल रहे होते हैं। उसका एक ये कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान में कि वो उसने भी पंजाबी बोली है, ताकि लोगों को पता चले ये जबान है। आप इसकी सिग्निफिकेंस नहीं समझ रहे। आप अंदाजा लगाइए कि आप चले जाइए इटली में और बोले तुम्हारी जबान आज से फ्रेंच है, इतने जूते पड़ेंगे कि होश ठिकाने आ जाएंगे। या ग्रीस में जाके बोले नहीं यार तुर्किश चलेगी। अरे कैसे हो सकता है कि ईरान के अंदर फारसी ना हो, और ईरान से ज्यादा लोग पंजाब में रहते हैं। उन्होंने कहा नहीं पंजाबी तुम्हारी जबान नहीं, तुम घटिया लोग हो, तुम असल में बिल्कुल कीचड़ में रहते हो, यू आर अनएजुकेटेड अनसोफिस्टिकेटेड, तो तुम वहां से यूपी की जबान ले वो बोलो, वो भी गलत तरीके से। याद रहे कि प्रोनाउंसिएशन इतनी बुरी हो कि लोग कॉमेडी के लिए लगाते हैं पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस उर्दू बोलने वालों को सुनने के लिए। 2-4 तो आपके बड़े बड़े मिनिस्टर हैं इस वक्त जो माशाल्लाह। तो रिजवी साहब कम से कम ये तो कंट्रीब्यूशन है कि उसकी वजह से पंजाबी आम गालियों में भी आ गई, वरना गाली भी हमारी शुस्ता होती थी बिल्कुल। इट हैड टू बी कल्चर्ड फ्रॉम लखनऊ टू बी एक्सेप्टेबल। लेकिन सर 2 दिन से मोबाइल सर्विसेज बंद की हुई है, इंटरनेट बंद किया हुआ है, और ये एक दफा पहले भी आके बैठ गए थे, और जैसे इनका धर्म ईमान पैसा होता है तो पिछले बार पैसे लेके उठ के चले गए थे। इस बार भी यही लग रहा है कि कुछ डील वील होगी, कुछ पैसे वैसे लेंगे, उसके बाद जो है कहेंगे ठीक है और निकल जाएंगे। लेकिन कितने दिन बैठेंगे कुछ पता नहीं। ये हर गवर्नमेंट जो है मुल्लाओं से ब्लैकमेल क्यों होती है? इसलिए कि आप झूठ बोल के आपने कहा है बनाई मुल्लाओं के लिए। आप जिन्ना साहब की तकरीरें पढ़ लीजिए, वो 1 अगस्त 11 की स्पीच उनकी और थी कि यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस्क, वो
और जैसी चूड़ीदार पजामा उनको पहनाया, अचकन के अंदर ढाल के रखा, उनको ऐसा न छोड़ा उनके अंदर से इस्लाम। जिस शख्स ने कभी जिंदगी में मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ी थी, उसको एक टाइटल दे दिया जिहादी का, और वो भी तकरीर कर रहे हैं जिन्ना साहब के मरना सीखो, मौत से प्यार करो, और पता नहीं क्या क्या स्पीचेस हैं, सब है मेरे पास। जैसी ऑडियंस होती थी वैसे वो स्पीच लिख देता था लियाकत अली खान का चपरासी, और वो पढ़ देते थे। ये ऐसी हालत थी कि पाकिस्तान की पहली गवर्नमेंट्स में the prime minister did not chair the meetings, the governor general chaired the meetings. आप सोचिए कि इसका अंदाजा ही नहीं है किसी को पाकिस्तान में। लॉ मिनिस्टर आपका भाग गया कैबिनेट में से, जाके उसने इंडिया में रेफ्यूजी स्टेटस लिया। प्राइम मिनिस्टर जो था वो साइड में बैठा रहता था, लियाकत अली खान, वो इस चक्कर में थे कि बुढ़ा कब मरेगा। ये उसके अपने वर्ड्स हैं जियारत में जब भेज दिया था जिन्ना साहब को। दुनिया में हर जगह बीमार आदमी को भेजा जाता है अस्पताल, हमारे यहाँ जिन्ना साहब को भेज दिया जियारत जहाँ कोई अस्पताल नहीं था। उन्होंने कहा ये बस हवा ठीक कर देगी इनको। ड्रिग रोड पे मर गए वो एम्बुलेंस के अंदर। अब तक ये तो हमने अपना 1971 के बाद भी हम असेस कर सकते थे कि कैसे हुआ कि जो इलाका था पाकिस्तान, ये बाद में तो छोटे छोटे छुटभैये सब आए बन गए। पंजाब जिसने मुस्लिम लीग को वोट नहीं दिया था वो पाकिस्तान का बन गया, लाहौर कैपिटल वेस्ट पाकिस्तान का, सब सूबे खत्म कर दिए। नोबडी इज एनालाइजिंग दैट। वो कभी कभार परवेज हुडबॉय की किसी लेक्चर में को अकल की बात आती है, लेकिन हमारे बड़े बड़े दोस्त हैं वहां, 70 साल की उनकी भी उम्र होगी, वो भी डरे बैठे हुए। अरे लम्स में पढ़ा रहा है, कोई चीफ सेक्रेटरी था, कोई नोबडी विशेस टू टॉक अबाउट एनीथिंग अदर देन कि उनके बेटा बेटियां जो हैं वो अमेरिका पढ़ने चले जाएं हैं, और शादी अच्छे घर में हो जाए, और ज़हनी तौर पे उतने ही बीमार हो जितने माँ बाप थे। तो जब तक these things are not issued, ये कंट्री आपका ब्रेकअप हो जाएगा। अच्छा खासा चल रहा है, इसको चलने दें, लेकिन बलूचिस्तान के अंदर आप 50,000 लोगों को मार दें, पहाड़ी जंग चल रही है, और बल्तिस्तान की बात कर रहे हैं, 1:4 था सुन्नी शिया रेशियो, वो अब 2:3 हो गया। ये कहाँ से आ गए इतने सारे सुन्नी? देखिए, एक शियों का खास हुआ मिजाज था। मैं 1974 में आई हैव टूर्ड दैट होल एरिया, हुंजा नगर, इस्माइली भी बहुत है वहां उस टाइप के, लेकिन आपने पॉपुलेशन रेशियो बदल दिया कि उसका रिजल्ट और हो जाए, और चाइना के आगे भिखारियों की तरह आपने अपना मुल्क बेच दिया कि किसी और मुल्क के जेल पाकिस्तान में बन रहे हैं। सर, जब इनसे बात की जाती है चाइना की, जैसे आप कह रहे हैं, तो उसपे तो ये कह देते हैं कि जी इतना बड़ा हम सी पैक का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उससे पाकिस्तान कहीं से कहीं चला जाएगा। अभी भी कह रहे थे इमरान खान साहब ने थोड़े दिन पहले कहा, अगर कोरोना ना आया होता तो अभी तक हम एशियन टाइगर बन गए होते। तो देखिए, बात सारी कि ये किस जगह को अपनी धरती समझते हैं। इनका ना दिल ना दिमाग बलूचिस्तान को कभी टच करने का जी चाहता है। ये बलूचिस्तान के 10 शहर नहीं बता सकते जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा, किसी पाकिस्तानी को नहीं पता। हाँ, ये क्वेटा का इनको पता नहीं है कि तारीख को क्या जगह थी, क्या खूबसूरत जगह थी, और कैसे वहां लोग उठना बैठना था। दे हैव नो क्लू कि 1930s के अर्थक्वेक में क्या हुआ, ना आपकी हिस्ट्री में है, ना किसी को पता है कि नौरोज खान कौन थे, ना किसी को पता है कि किसको कुरान ला के कसम दिलवा के उसके बाद वो ट्रीटी ऑन द स्वॉन ऑन द कुरान वाज ब्रोकन द वेरी नेक्स्ट डे। एक जुल्म है। अब ये जो बच्चे पहाड़ों में गए हुए हैं, ये तो मतलब 20 से 35 साल की उम्र की एज ग्रुप गई होगी ना। ये तो पाकिस्तान के बनने के कितने अरसे बाद की जनरेशन है। मैं तो उन लोगों की बात कर रहा हूं जो पैदा हुए उस खाना जंगी में 48 में, जो अब हमसे भी सीनियर हैं। मीर साहब हैं, खैरबख्श बरी थे, ये आपके अताउल्ला माशाल्लाह अभी भी जिंदा हैं, जिनकी गवर्नमेंट को डिस्प्लेस किया मिलिट्री ने आफ्टर 1972 विद जुल्फिकार अली भुट्टो द सेंट।
हमने जो जुल्म कर दिया है लोगों पे, उसमें ऊपर वाले के यहाँ देर होती है, अंधेर नहीं है, यही कहते हैं ना। तो जो 10 लाख आपने बंगालियों को मारा पाकिस्तान के नाम पे, पाकिस्तान को, जस्ट इमेजिन। ये तो ऐसा ही है कि इस्लाम को बचाने के लिए इस्लाम आप खत्म कर दें। पाकिस्तान आपने बनाया, उनसे सब कुछ छीन छान के प्राइम मिनिस्टर ले आए इंडिया से। आप सोचिए, कभी इस पे बैठ के आप लोग पूछे कि पाकिस्तान बनाया और बोला गवर्नर जनरल और जो वो है वो इंडिया से हम लेंगे। लियाकत अली खान ना पंजाबी, ना बंगाली, ना सिंधी, ना पश्तो, ना बलोची, कुछ नहीं बोलते थे, उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया आपने। और इलेक्ट कहां से कराया? बंगाल में मनमोहन सिंह से कहीं से सीट दिलवा के। तो वी हैव डन क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। इसमें एंटी पाकिस्तान प्रो पाकिस्तान होने की बात नहीं है, इसमें सच और झूठ का लेवल है कि आप गिलगित बल्तिस्तान के साथ ये मजाक कर रहे हैं, और वो भी देखिए कितनी इमेच्योरिटी, कि कोई मेच्योरिटी नजर नहीं आती कि पीडीएम को तो एक कम से कम लिस्ट होनी चाहिए थी ना। इट जस्ट शोज दिस ग्रीड। फौज की ग्रीड अलग है, पुराने सियासतदानों की, मौलवियों की अलग है। कोई रिजवी बन के शहर बंद किए हुए बैठा हुआ है कि कुछ पैसे मिल जाए। व्हाट सॉर्ट ऑफ अ कंट्री इज इट कि कैपिटल इज हॉस्टेज? कभी को कंटेनर से बंद कर देता है। इमरान खान ने भी एक दफा धरना वरना किया था कुछ कैपिटल में ना। और बिल्कुल जी, ये कोई आप समझ सकते हैं वॉशिंगटन डीसी में हो रहा हो ये, या दिल्ली बंद कर दे कोई, या पता चला काबुल बंद है जनाब, क्यों वहां एक और दूसरे। ऐसा वैसा नहीं, इमरान खान ने 126 दिन का धरना दिया था, पूरा बताइए, बंद करके बैठ गए थे। बताइए। लेकिन सर, बलूचिस्तान क्या शुरू से ही ऐसा रहा है कि प्रॉब्लम्स में रहा है, या कभी कुछ अच्छे हालात में हुआ करते थे? देखिए, पाकिस्तान की एम्बेसी, बलोचिस्तान की एम्बेसी कराची में थी। अगर आपको एक इलाका है गांधी गार्डन का, उसके अंदर गार्डन एरिया में दे हैड द एम्बेसी। एंड वहां पाकिस्तान बलोचिस्तान का फ्लैग करता था। बलोचिस्तान की आजादी किस शख्स के हाथ से हुई है? पीपल विल बी शॉक्ड। इट वाज मोहम्मद अली जिन्ना who tabled the case for the independence of बलोचिस्तान। वो इसलिए कि बलोचिस्तान was not part of the princely states। हिंदुस्तान में जो 500-600 रियासतें थीं जो दिल्ली से कंट्रोल होती थीं, उसमें बलूचिस्तान नहीं था। कलात स्टेट वाज हैड अ सेपरेट एग्रीमेंट विथ व्हाइट हॉल लंदन में ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ। इनका इंडिया से ताल्लुक नहीं था। ये ऐसे ही था कि कल को हम कहें कि भाई ईरान भी हमारे हिस्से में होना चाहिए। बल्कि ये आर्गुमेंट भी था शुरू में कलात नेशनल पार्टी का कि आपका कहां से ताल्लुक हो गया हमसे भाई? आप अफगानिस्तान को बोले ना कि वो पाकिस्तान का हिस्सा है, हम पे आप क्यों हमला कर रहे हैं? हम तो 5,000 साल से हमारी सिविलाइजेशन है। हम मकरान और ये खारान और ये पूरा एरिया, इसकी डिस्टिंक्ट बोलान पास के नीचे सारा एरिया, ग्रामर अलग है, उनका खाना पीना अलग है। आपने फौज भेज दी। आप अंदाजा करें 48 के अंदर अटैक कर दिया आपने कलात स्टेट पे। ये अभी इब्तिदाए इश्क है, और उस वक्त से खत्म ही नहीं हुआ आज तक। हमारे कितने दोस्त मरे हैं इसमें, मैं जानता हूं। मैं कराची यूनिवर्सिटी में 67 से 71 तक रहा हूं। वहीं मेरा बलोच दोस्तों से, भाइयों से जो अब भी जिंदा हैं, एक्टिव हैं, कुछ नहीं हैं, बट आई रिमेम्बर दैट। हमें तो ये नहीं पता था कराची में रहते हुए कि ये लजबेला जो यहाँ से 20-30 मील दूर है, यहाँ जंग हो रही है। जो 1960s की वॉरफेयर थी, आप यकीन करिए, नोबडी इन पाकिस्तान न्यू दैट द पाकिस्तान आर्मी वाज कंडक्टिंग अ वॉर इनसाइड बलूचिस्तान। तो वी हैव बीन केप्ट ब्लाइंड ऑफ आवर मिस्टेक्स। हमारे गुनाहों की सजा हमें मिलेगी। बेहतर ये कि माफी मांगे जाके। ये जो बड़ी बड़ी महफिलें करते हैं, वहां जाके एक दूसरे से पूछें कि हमसे गलती क्या हुई। ये 10 लाख बांग्लादेशियों को मारने का कौन, हु इज रिस्पॉन्सिबल? और फिर वो फौज जब वापस आई, उसको बलूचिस्तान भेज दिया कि अच्छा तुमको तो मारने की आदत है, तुम इनको मारो। 70, I was quite aware. I was working with Pakistan television at that time. कैसे तो इन्होंने सर, मारा जी।
सर एक कालाबाग डैम का भी बहुत झगड़ा सुनते हैं, हमेशा से बचपन से सुनते आए हैं। ये क्यों नहीं बन पा रहा, और इसका क्या प्रॉब्लम क्या है कि क्यों मना कर दिया जाता है? देखिए, मुझे आई डोंट हैव मच एक्सपर्टीज, बट ये हम्म, जो आप कालाबाग डैम बनाएंगे, जैसे आपने वर्षक मंगला और ये सब किया, हम्म, आप डीपॉपुलेट करते हैं एक पूरे एरिया को, और उसका फायदा उठाया जाता है पंजाब से। आपको मैं बताऊं, व्हेन वी वर चिल्ड्रन इन द 50s, दरियाए सिंध की जो रेलवे लाइन थी उसको क्रॉस करने में हम खिड़की से देखते थे तो दरिया समुंदर जैसा होता था। अब मैंने सुना है बीच में से गधा गाड़ियां भी क्रॉस कर जाती हैं समुंदर के अंदर, पानी नहीं है। मंचर लेक जो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा रिजर्वायर था ऑफ नेचुरल बर्ड्स, वो साइबेरियन जो बर्ड्स हैं सब रुकते हुए जाती थी, दैट हैज बिकम अ ड्राई लेक। ये कैसे हो रहा है कि आप पानी एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और उससे अब डैम से बिजली एक्सट्रैक्ट करने के लिए द वाटर इज बीइंग डाइवर्टेड एंड बीइंग केप्ट इन पंजाब, व्हाइल सिंध एंड बाकी एरियाज जो हैं दे आर डाइंग। और सिंध में भी आप जमीनें आपने अलॉट की हैं फौजियों को। आपके कई सिंध के इलाकों में आपको पंजाबी मिलेंगे जिनको जमीनें अलॉट हो जाती हैं, सोल्जर्स को, ऑफिसर्स को, ये वो। तो आप एक कॉलोनियल पावर को हटा के दूसरा बन गए कॉलोनियल पावर। अब कालाबाग डैम से फायदा किसको होगा? आप समझते सूबा सरहद को होगा? अगर कल को आप अंदाजे लगाइए अफगानिस्तान काबुल रिवर पे डैम बना दे, फिर चीखें निकलेंगी पंजाब में, क्योंकि अगर पानी रुक गया जो आता है राइट एंगल पे अटक के पास रिवर इंडस के अंदर, काबुल रिवर एंटर्स, रुक गया, फिर अगर इंडिया ने रोक दिया एक हाथ दरिया, फिर क्या होगा? सोच, किसी और का सोचना ही नहीं है, सिर्फ अपना फायदा। और बाकी सबको क्या कहते हैं, इमरान खान भी अब कह रहे थे कि दे गद्दार हैं, ये ट्रेटर्स हैं। कोई नहीं नहीं, आई एम सॉरी, नॉट इमरान खान, वो जो आपके फॉरेन मिनिस्टर हैं और एक हसीन से जनरल भी साथ उनके बैठे हुए थे, दोनों ने 2-3 दिन पहले तकरीर की है ना। जी जी जी, वो DGISPR और बताइए, शाह महमूद कुरैशी, बिल्कुल। कैन यू बिलीव इट? यानी पाकिस्तान में हर आदमी गद्दार है, सिर्फ यही रह गए ये जो तो ऐसा हरे को गद्दार बता देते हैं। मतलब किस बेसिस पे गद्दार? भाई तुमने शेख मुजीबुर रहमान को गद्दार किया, गफार खान को गद्दार किया, वली खान को किया, तुम्हारी तो जिंदगी खत्म ही नहीं होता रास्ता। पंजाब के जो नेशनलिस्ट पॉलिटिशियंस होते थे ये ट्रेड यूनियन के, सीआर असलम थे, मिर्जा इब्राहिम, हबीब जालिब, ये सब के सब गद्दार। यानी सिर्फ वो शख्स पाकिस्तान का प्रो है जिसका मर्द सुन्नी और पंजाबी होना, ये कॉम्बिनेशन हो तो वो पाकिस्तानी। इससे बाहर हुआ, खत्म। शिया तो खैर उसको तो वैसे ही जिबा कर देना चाहिए, वो कहते हैं यहूदी हैं ये सारे। मतलब आपको आइडिया नहीं है कि यहाँ हम बाहर जब बैठते हैं तो हमसे लोग, आपने क्यों शादी की शियाओं के अंदर? अरे भाई मैं वो कार्ड लेके नहीं घूम रही थी, मुझे क्या पता वो शिया थी। क्लास में अरे ऐसा, ये वक्त आएगा आइडेंटिटी लगाना पड़ेगा आपको कि देवबंद क्लियर्ड, यानी सेफ टू यूज इन द नेक्स्ट 30 days। ऐसा लगा के बोले भाई हम बिल्कुल प्योर हैं पाकिस्तानी। वो शिया, गुजराती स्पीकिंग शिया जो था वो एक्सेप्टेबल था ना। ये शिया यूपी का नहीं हमें चाहिए ना, हमें असली चाहिए, बिल्कुल जो पैसा खर्च करे, सूट पहने। सर एक चीज और हमारे यहाँ नहीं मानी जाती, वो ये कि अक्सर जब मैं डिबेट करवाती हूँ ना, तो मतलब एक इंडियन होते, इंडियन फौजी होंगे या कोई और इधर से पाकिस्तानी, तो वो कहते हैं जी आप ऐसा करें कि आप वोटिंग करवा लें कश्मीर में, ठीक है? तो वो कहते हैं बिल्कुल, UN की जो रेजोल्यूशन है उसके हिसाब से करवा लेते हैं, उसके लिए पहले पाकिस्तानी फौज को बाहर निकलना होगा। हाँ, तो नहीं नहीं, वो all कहते हैं, civilians also. अच्छा, The UN resolution says that those who did not live in the state of Jammu and Kashmir on 14th August 1947 shall vacate the areas currently occupied by the Pakistan Army, which means total civilian, Fauji,
प्रेजेंस निकालें। उसके बाद इंडियन फौज हटेगी, लेकिन श्रीनगर विल बी प्रोटेक्टेड एंड एडमिनिस्ट्रेड बाय द इंडियन आर्म फोर्सेस। फिर होगा प्लेबिसिट या रेफरेंडम। प्लेबिसिट वैसे मैंने कहीं और तो जिंदगी में तो नहीं। वो आपस में बात कर रहे थे, तो उन्होंने यही कहा कि अगर आपने पढ़ा है उसको तो उसमें लिखा है कि पाकिस्तानी जो आर्मी है उसने बाहर निकलना है, उन्होंने ये कहा। वो कहते हैं आपने पढ़ा है, कहते हैं हाँ जी पढ़ा है, कहते ठीक है बाहर निकलना है, हाँ ठीक है, तो आप निकले, कहते हैं पहले आप निकले। अब वो पहले आप में मुझे बताइए कुछ हो ही नहीं कितने रहा। बेवकूफी हैं। हम नहीं पढ़ते हैं। आई एम ऑनेस्टली टेलिंग यू कि आई डाउट इट कि कहीं कोर्स में हो द कश्मीर केस रिटन नहीं न्यूट्रली। पढ़ा भी हो सर, अगर तो वो मानने को तैयार नहीं है कि पहले इन्होंने निकलना है, तो कैसे ही सारा मसला हल उसमें होगा, तो ये तो निकल लिखा ही नहीं है रहा। स्टेप हाँ। 1, उसमें 3-4 स्टेप्स आउटलाइंड हैं। और ये रेजोल्यूशन इंडिया के मांगने पे हुआ। ये मीटिंग सिक्योरिटी काउंसिल की नेहरू जी की रिक्वेस्ट पे कॉल की गई थी, हमने नहीं की थी। हम तो धड़ाधड़ भेजे जा रहे थे तालिबान अपने। इट्स अमेजिंग। ये लेकिन ये तो अच्छे लेकिन खासी लोग हो सकते थे पाकिस्तानी कि बताइए, बंगाल टाइगर भी इनके पास K2 भी इनके पास, इनका पड़ोसी ईरान, हिंदुस्तान, बर्मा, इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, दुनिया की हर चीज थी। उसने कहा मजा नहीं आ रहा, इसको तबाह कर देते हैं हम। तो कहां से शुरू करें? बोले भूखा बंगाली है, उसको पहले मारते हैं। ये कितना जुल्म हुआ है कि आपकी 1956 का इलेक्शन था, जगतू फ्रंट, जब प्रोविंशियल इलेक्शन हुआ ईस्ट पाकिस्तान में, मुस्लिम लीग को 2 सीटें मिली आउट ऑफ 300। जगतू फ्रंट उसे कहते थे, एक फजल हक शायद थे उसमें। नोबडी नोज अबाउट दिस। और दुख की बात है कि बांग्लादेश में अब वो पूरा गैप का हिस्सा वो वहां पे भी नहीं पढ़ाया जाता। यानी 2 किस्म के जाहिल उभर रहे हैं, और दोनों मौलवियों के हाथों में पड़ जाते हैं, क्योंकि पढ़ने लिखने से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। एंड दैट इज रियल ट्रेजेडी, खासतौर पे जो ईस्ट पाकिस्तान या बांग्लादेश जो अब है उसके अंदर पाकिस्तान ISI करा रही है थ्रू इट्स मौलवीज। लेकिन सर ये मौलवी जो है ये भी बड़े खाऊ है, इन्होंने भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है पाकिस्तान को। इन्हीं ये ने तो अभी भी बनाया, जो खादिम इन्हीं रिजवी ने में तो बैठा हुआ बनाया, है, बिल्कुल इन्हीं ने तो ये किया है ये सिलसिला। जब भी बैठे हुए मौलवी वहां पे फैजाबाद चौक पे, तो इनके भी वही धमकियां, वही सारी बातें जी, जो फ्रांस का एम्बेसडर है उसको निकाल दो, क्यों निकाल दो भाई, उसको निकालो। उसके बाद अच्छा अपने वहां कोई है भी नहीं, फ्रांस में कोई हमारी एम्बेसी में अभी है भी नहीं एम्बेसडर, उधर से सबको बुला लो, फिर सारी प्रोडक्ट्स उनकी जो है वो गवर्नमेंट बैन करे। अच्छा, गवर्नमेंट बैन करे तो मुझे ये बताइए पाकिस्तानी कौन सी फ्रेंच प्रोडक्ट यूज करते हैं? इनकी माफ कीजिएगा पहुंच ही नहीं है वहां तक। ये सिर्फ मेड इन ताइवान, जाली चीनी प्रोडक्ट आते पाकिस्तान में, वो आप वहीं तक रहिए, ज्यादा टिक टिक मत करिए। कि मैं वो कौन सी थी हमारी फॉरेन मिनिस्टर जिनका बैग बड़े महंगे होते थे? हिना रब्बानी। हाँ, वो आखिरी थी जिनके पास फ्रेंच बैग्स थे, 12-13 हजार डॉलर के हैंड बैग्स। आप अपनी बेगम या बेटी के जहेज में नहीं दे सकते, जाने दें। मेड इन श्रीलंका या जावा, कहीं वहां से मंगवा लीजिए। जो आपकी पोजीशन है दुनिया में, फ्रेंच प्रोडक्ट की बॉयकॉट करेंगे? बताइए। अभी पेनिसिलिन आता है या वहां से COVID-19 की कोई दवाई आती, कैसे लपकेंगे सबके सब? और बात ये सारी मुल्ला बैठे हुए सर वही मोबाइल के ऊपर और लाउड स्पीकर जो काफिरों ने बनाया है, मुसलमानों ने तो कुछ खास इजाद किया नहीं, उसके इन्होंने ऊपर अपनी तकरीरें कर रहे हैं, तब शर्म नहीं आ रही इनको। देखिए उन पे भी फतवे लगाए थे कि लाउड स्पीकर हराम है, ये शैतान की आवाज निकालता है। हमारी करतूत माशाल्लाह ऐसा नहीं है कि हमसे कुछ बना ही नहीं जिंदगी में। ना हमसे साइकिल बनी है, ये ऑर्डिनरी जो आपके लाहौर में साइकिल चलती ना वो बना सके हम। ना माउस बना सके, ना माउस किलर बना सके, ना लैपटॉप, ना बत्ती, ना बल्ब, ना बिजली। सुई आप सुई नहीं बनाते। कुछ भी नहीं। आप सोचिए कि आज से 200 साल पहले जिंदगी आपकी क्या होती होगी, जब फ्रांस और यूरोप में एनलाइटनमेंट आके इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हो रहा है, तो आपकी क्या हैसियत थी? हम तो लकी हैं कि
सिविल वॉर हो गई अमेरिका में, ताकि ये पाकिस्तान का ये जो पोर्शन है, कॉटन यहां से जाना पड़ा लिवरपूल, वरना कॉटन जाता था साउथ ये टेक्सास के एरिया से, और वो सारी शिपिंग बंद थी सिविल वॉर के जमाने में। तो यहाँ भी कुछ जिंदगी सहल हो गई, वरना हम भी यूं चप्पू चलाते रहते, हैया हो करते हुए जिंदगी गुजरती। क्या कर सकते थे? ये गुफ्तगू कर सकते थे हम? अगर मुसलमानों के हाथ में हुकूमत होती तो हम ये इंटरनेट पे जो बात कर रहे हैं, क्या वॉज इट पॉसिबल? इम्पॉसिबल। वी हैव मेड नथिंग। जो एक आदमी साइंटिस्ट क्रिएट किया था उस पर भी कुफर का इल्जाम लगा दिया। तो यू कैनॉट अकम्प्लिश एनीथिंग जब तक आपके जहन में क्वेश्चन करने की एबिलिटी है। कि बच्चा कहता है ये अल्लाह मियाँ कहाँ रहते हैं, उसका जवाब दें आप, बताइए। पूछते हैं बच्चे, ये नहीं कि चपत मार दिया कोने में जाके मुर्गा बन जा। ये हमारा सोल्यूशन। ये इतनी पिटाई होती है बच्चों की, अगर वो गलती से कोई सवाल भी पूछ ले मौलवी साहब से, तो मुर्गा बना के कोने में खड़ा जूती मार मार के ठीक कर देता। सर मौलवी साहब की यहाँ तो कोई जर्नलिस्ट अगर कोई सवाल कर दे तो दूसरे दिन उसको उठा के ले जाते हैं नॉर्दर्न एरियाज की सैर कराने। नॉर्दर्न एरियाज की एक हमारे जर्नलिस्ट को इटली में पकड़ लिया, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को, while he was traveling through on a Pakistan government क्या कहते हैं, इंटरपोल वारंट, with his family he was going. He has not been in Pakistan in ages, but वो लिखते हैं क्योंकि पाकिस्तान के अगेंस्ट he was picked up and then he was relieved. He's been acquitted now. बट आप सोचिए कहां तक इनके हाथ है। यहां हमारे टोरंटो में आईएसआई के लोग बैठे हुए, आम वो आते जाते यूं करके कहते हैं वेख लेंगा तेनू। आम मुझे मैसेजेस आते हैं कि बच्चा उधर पाकिस्तान आके देख तेरी क्या हशर करते हैं। तो सर पहले भी ऐसे होता था या अब होने लगा है आपके ख्याल से? पहले तो पाकिस्तान में इस तरह का रवैया नहीं था, लोग कुछ भी बोलते थे, लिखते थे, जर्नलिज्म में कुछ फ्रीडम थी जी। नहीं, मैं नहीं समझता हूँ। देखिए, भुट्टो साहब के जमाने में इतनी कम फ्रीडम थी कि यू कैन नॉट बिलीव इट। द टफेस्ट जो फ्रीडम का जो पीरियड था, मैं आपको बताऊं, वो यूनिक पीरियड था जिसके अंदर याया खान 1970 के इलेक्शंस करा रहे थे। दैट इज द ओनली टाइम कि हमें ऐसे लगा कि आप कुछ कह सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन मीडिया बड़ा लिमिटेड था उस वक्त। लेकिन ज़ियाउल हक के आने के बाद तो यू कैन नॉट डू एनीथिंग। थोड़ा जनरल मुशर्रफ ने ढील छोड़ी थी, वो अपने लिए की होगी, लेकिन इट इज टेरिफाइंग कि देखिए, मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूं कि एट माय एज अगर लोगों को ये खौफ हो कि यार इसको अगर ट्वीट कर दिया तो पकड़े ना जाएं, तो आई हैव टू स्टे अवे फ्रॉम माई वेरी क्लोज फ्रेंड, सिंपली क्योंकि उन्होंने कहा हुआ कि खुदा के वास्ते यार उठा के ले जाएंगे। दिस इज हॉरिबल। मैं तो हैरान हूं आप कैसे प्रोग्राम कर लेती हैं। सर मुझे लोग अक्सर लिखते हैं कि ये अभी तक इसको किसी ने मारा नहीं है, इसका मतलब है ये आईएसआई से मिली हुई है। मैंने कहा मतलब अगर आईएसआई से नहीं मिले हुए, वो प्रूव करने के लिए आपको मर के दिखाना होगा। तो ये स्टैंडर्ड ये है, स्टैंडर्ड ये मेंटालिटी ये है हमारे लोगों बस। तो अब इसमें जाने दें गिलगित बल्तिस्तान में क्या हुआ या रिजवी साहब क्या हो रहे, ये तो हमारी बदनसीबियां पुरानी हैं। लेकिन सर कहाँ पे जाके आप देख रहे हैं कि कुछ चेंज नजर आ रहा है गवर्नमेंट में, या उसमें आपको लग रहा है कि हर तरफ जो है वो, लास्ट क्वेश्चन मेरा यही है कि अपोजिशन भी खड़ी हुई है उधर से, जो पख्तून मूवमेंट है वो भी आज बहुत, उन्होंने भी शोर मचाया है, बहुत ज्यादा मजमा था उनकी, बहुत ज्यादा क्राउड था वहां पे। देखिए, ये शी इज अ वेरी स्मार्ट वुमन। मैं तो अपीयरेंस और जो वो कहती हैं उससे, जो नवाज शरीफ की बेटी हैं मरियम नवाज, इट इज लाइक अ गिफ्ट टू पाकिस्तान राइट नाउ, कि एक जिसे कहेंगे कि नॉन इमोशनल वे में, एक समझदारी के उससे, जिसमें करेज हो, वो सामने आई हैं। लोग बड़ी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। जो बलूचिस्तान या सिंध से मेरे दोस्त हैं वो भी कहते हैं कि यू नो इट लुक्स एज इफ हमें एक गिफ्ट मिली है, एक और चांस मिला कि इसको आने के। तो आई होप हम तो ये उम्मीद कर सकते हैं समबडी लाइक हर कैन
गेट इलेक्टेड थ्रू राइट प्रोसेस, और मिलिट्री से कहे कि आप जाएं बैरक्स में अपना बैठें और ये मुल्क लूटना बंद करें। देखिए, जब तक फौज है पाकिस्तान की, पाकिस्तान नहीं रह सकती, या पाकिस्तान रह सकता है या पाकिस्तानी फौज रह सकती है। ये लूट के, यानी आपका रेपुटेशन ही ये है कि आप पाकिस्तान फौजी अफसर हैं तो आपके ये जो टोरंटो या वॉशिंगटन इधर उधर घर बने हुए हैं, ये लूट के बने हुए हैं। आपने कोई ऐसी खास नौकरी नहीं की है जिसकी वजह से आपके पास आते के साथ ही घर बना हुआ हो। You know, who can afford to buy $1 million home in the West just after landing, या प्लाजा खरीद लिया किसी ने। तो everyone knows कि मिलिट्री में क्या है। अब तो पापा जॉन पिज्जा has become a code word, not as a joke but as a tragedy, कि पाकिस्तान के जनरल्स पिज्जे के कारोबार में इन्वॉल्व हो, यू नो, इज सो ट्रैजिक। अब सोचिए कि कोई ब्रिटिश या अमेरिकन आर्मी जनरल वो पिज्जा बेच रहा हो कि मेरी बिजनेस है ये, किताब लिखते, कुछ कुछ अपने कंट्रीब्यूट करते मिलिट्री अफेयर्स के अंदर। आपको मालूम है सर, एक जो हमारे एक एयर मार्शल, रिटायर्ड एयर मार्शल साहब हुआ करते थे, आजकल टीवी पे नजर नहीं आ रहे, उनका एक बिजनेस था कि जब आप एयरपोर्ट जाते हैं तो आपका बैग को पैक किया जाता है ना, वो प्लास्टिक से। जी जी जी, तो वो उन्होंने उनका था, और उन्होंने हर एयरपोर्ट पे ये लाजमी कर दिया था, कोई कराना चाहे ना कराना चाहे, उसको हर हाल में वो पैकिंग करवानी है। उसके बाद शोर मच गया, लोगों ने बहुत शोर मचा दिया। शाहिद लतीफ साहब उनका नाम है, टीवी पर आते रहते थे। अच्छा। तो उन्होंने कहा ये मेरा नहीं, ये तो मेरे भाई का बिजनेस है। तो वो इस तरह से करके फिर ऐसे ऐसे करके वो टीवी से गायब भी हो गए। तो यहाँ तो ये सब कुछ चलता रहता है कि उनके बिजनेस होते हैं, और उसके बाद ये एयरपोर्ट्स को बिल्कुल कह दिया गया था कि कोई जाने ना पाए ये पैकिंग कराए बगैर, क्योंकि एयर मार्शल साहब का बिजनेस है। इट इज सैड ना, जब आपके मुल्क के, आपका कॉन्ट्रैक्ट आपकी फौज से है कि वो आपकी तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, बजाय इसके कि वो आपके लूट रहे हैं। हाउ कैन एन, ये तो बिल्कुल ऐसे लगता है कोई जैसे अफ्रीकन सिविल वॉर्स के अंदर कोई जनरल बैठा हुआ हो, वो जो जायर का था, खा पी के करोड़पति बन के रिटायर हो जाते हैं। मगर हर दफा यही बात होती है, वो एयर मार्शल साहब ने कहा मेरा नहीं है, मेरे भाई का बिजनेस है। इधर बाजवा साहब ने भी कहा मेरा नहीं है, मेरी बीवी का बिजनेस है, मेरे बेटे ने किया। ये इस तरह से कह के निकल जाते हैं हमेशा ये लोग। लेकिन इन दी एंड तो वो झूठ पे डिपेंड करते हैं ना। ये इनका कॉन्सेप्ट ही सच ना बोलना इनके साइकी में है, और ये अनफॉर्चुनेटली मोस्ट पाकिस्तानी की साइकी में अब ये बन गया। मैं तो अब इस नतीजे पे हूं कि हमारा फिजियोलॉजिकल डैमेज हो गया। ये जो फर्स्ट कजिन मैरिजेस हमने कर करके वी हैव डिस्ट्रॉयड आवर एबिलिटी, आवर फिजियोलॉजिकल एबिलिटी टू बी डिसेंट पीपल। हम ट्राइबलिज्म में पड़े हुए हैं, क्योंकि आप इस पे रिसर्च भी बहुत हुई, किताब भी आई है कि यूरोप गॉट आउट ऑफ ट्राइबलिज्म व्हेन इट डिसअलाउड फर्स्ट कजिन मैरिजेस, क्योंकि वो ट्राइब बढ़ती जाती है, और वंस यू डू नॉट मैरी विद इन द ट्राइब और विद इन द कम्युनिटी, यू बिकम सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री के, तभी तो आइडेंटिटी होगी ना कंट्री, वरना पहले यही होता था, बादशाहतें थी या कबाइल थे। अब आके ये जो कॉन्सेप्ट है कंट्री का, ये अब तक समझ ही नहीं पा रहे। ये जाते ब्रिटिश आर्म फोर्सेस की ट्रेडिशन में रिक्रूट होते हैं, चलाते F-16 है, लेकिन उनको बस वो कॉर्नर ब्लॉक F-16 समझते हैं। इनके जहन में F-16 मींस इस्लामाबाद का कोई कॉर्नर प्लॉट। सो इट इज टेरेबल कि 70 साल के बाद भी वी कुड नॉट प्रोड्यूस अ जनरेशन ऑफ पीपल हु वर ऑनेस्ट। और कोई आइडियोलॉजी छोड़ दें, लेफ्ट के हो राइट को, इट डजंट मैटर, लेकिन आपका जो एटीट्यूड है कि यू आर मैन और वुमन ऑफ कैरेक्टर, दैट यू कैन नॉट बी बॉट एंड सोल्ड, ये कंसेप्ट ही नहीं है हमारे मेयर्स को देख लीजिए। हमारा मैंने कराची के अंदर, इट इज क्वाइट शॉकिंग कि क्या हो रहा है। और ये जो चाइना को आपने आइलैंड्स भेज दिए अपने, यानी अपना जमीने को बेचता है सर एक मुल्क दूसरे मुल्क को। लास्ट अलास्का का सुना था जो रशिया से अमेरिका ने खरीद लिया था, ये चाइना को आप बेच रहे हैं आइलैंड, मछेरों की किश्तियां डुबो रहे हैं, और पूरा मुल्क खामोश बैठा हुआ।
लेकिन क्या करें सर, ये जिनके हाथ में है वो लोग यही कर रहे हैं, उनके दो दो पासपोर्ट है, वो निकल जाएंगे यहाँ से सब कुछ करके। सर लास्ट में एक लास्ट जी। क्वेश्चन, कि ये एक तरफ कहते हैं, जो कि शेख रशीद साहब ने भी कहा और भी कई लोगों ने यहाँ पे जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वगैरह, एक तरफ ये कहते हैं कि जी रॉ फंड कर रही है पाकिस्तान में अपोजिशन को, ठीक है, उनके नाम हाँ भी हाँ। बताया। दूसरी तरफ कहते हैं कि वो फंड इसलिए कर रही है ताकि पाकिस्तान में, ताकि जो अपोजिशन लीडर्स उनको मारने के लिए, तो वो अपने ही लोगों को क्यों मारेगी रॉ? ये मतलब मुझे तो समझ नहीं आई, मेरी तो बिल्कुल खोपड़ी घुमा के रख दी। तो जो नहीं, मेरा, अच्छा उसमें वो हमारे दोस्त हुसैन हक्कानी को भी शायद प्राइम मिनिस्टर ने कुछ कहा है कि ये चला रहा है सब वहां से, न्यूयॉर्क हाँ से। इट इज अनबिलीवेबल। अपनी फॉर्मर एम्बेसडर को वो कह रहे हैं कि वो इंडिया का काम कर रहा है। माय गॉड। यानी इनको जो अक्लमंद शख्स नजर आता है जो कॉन्ट्री बात कर, ये हो सकता है कि आप डिसएग्री करें किसी से, लेकिन ये पहले जाते के साथ ही कह रहे हैं कि वो इंडिया के लिए पब्लिक रिलेशन कर रहा है, समथिंग लाइक दैट। इट इज क्वाइट शॉकिंग कि रॉ कर रही है यार। एक तो बहुत ज्यादा वो आप क्या मैं कहूँ, इंडिया को क्रेडिट देते हैं कि वो जो चाहे कर लें। वो भी हमारे जैसे ही हैं। बस ये है कि वहाँ डेमोक्रेसी है, तो कुछ देयर इज सम सेम्बलेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। वरना ऐसा नहीं है कि वो भी, उन्होंने दो आदमी ने बैठ के कहा यार क्या करें, बलूचिस्तान में तख्ता उलट देते हैं। ऐसे थोड़ी होता है। तो वो कर देने का मैं इंडिया जाता रहता हूँ, मुझे फर्क ही नहीं नजर आता कि कौन है। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि अगर पाकिस्तानियों को ये पता हो कि उनकी एंसेस्ट्री हिंदू है या उनमें वो स्पिरिचुअलिटी आए, तो शायद ये अपनी रिस्पेक्ट करना सीख लें। इनको ये जो रिजेक्शन ऑफ हिंदू आइडेंटिटी है, इसने इनको बावला बना दिया। आप 5-6 हजार साल से इन दरियाओं का खा रहे हैं, उसका नाम सिंधु है। इंडस रिवर आपके मुल्क में बहता है, सिंध आपके मुल्क में है, लेकिन आपका हिंदुस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। ये कैसे हो सकता है? बंदा कह रहा है मैं लखनऊ से आया हूं लेकिन मैं हिंदुस्तान से नहीं हूं। अरे दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। कहाँ कैसे हो सकता है ये? देखिए ना, जिन्ना साहब कहें कि नहीं मैं अरब था, कोई मानेगा? लियाकत अली खान, खान लगाया हुआ आगे आपने, हर एक ने खान लगा दिया। अरे जाने दो, छोड़ो अपना। तुम्हारे माँ बाप, उनके माँ बाप, कोई ना कोई तो हिंदू होगा जो कन्वर्ट हुआ था मुसलमान। तो उनकी रिस्पेक्ट करने में आप इतनी हेट्रेड ना रखें हिंदुओं से। जो ईसाइयों, पाकिस्तानी क्रिश्चियन जो गोरे होते थे या उनके साथ ज्यादती नहीं, लेकिन जो पंजाबी क्रिश्चियन है उनके साथ जो ज्यादती हो रही है, जो 10,000 बैठे हुए बैंकॉक में रेफ्यूजीज, इट इज हॉरेबल। इट्स बिल्कुल अनबिलीवेबल कि हम पाकिस्तान की माइनॉरिटीज का ये हशर कर दें कि उनको भागना पड़े पाकिस्तान से। जिनकी जो वहीं के लोग हैं, जो पाकिस्तान के क्रिश्चियंस हैं, एंग्लिकन्स हैं, वो तो हैं ही सॉइल के, वो और कहीं से नहीं आए। उनको फेंक दिया बाहर, आपने निकल जाओ यहाँ से। और क्या क्या जबान हम यूज करते हैं उनके लिए तो सबको पता है। बिल्कुल, वो है। और उसके बाद अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है, हम नो। दूसरों में गलती निकालते रहते हैं, हाँ लेकिन बस अपने आप को ठीक करने को तैयार नहीं। थैंक यू सो मच सर दुआ कि करिए आपने आज ठीक हो ज्वाइन जाए। किया। ओके चलो ठीक है। सर खुदा दुआ से हाफिज। ठीक होना होता तो कब के हो गए होते, नहीं नहीं, ये हो गया लाइलाज अब। लोग हैं। टेक केयर। ओके चलो। थैंक यू सो मच।